नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री पेज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल तरीके का वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम लोग नीट 2022 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन को एनालिसिस करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर का कोड है S5। तो बच्चों, ये जो एनालिसिस है वो कुछ अलग तरह का एनालिसिस होने वाला है। यूट्यूब पर आपने डिटेल सोल्यूशन देखे होंगे, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब आपने देखा होगा, लेकिन आपको ये चीजें नहीं मिलेगी कि एनसीईआरटी से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन था। तो बच्चों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे, यानी कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन थे और कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के थे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यहाँ पर डाइबोरेन के बारे में एक क्वेश्चन है जहां पर आपको नॉट करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो मैंने हर किसी क्वेश्चन के सामने तीन चीजें रखी होंगी। ये चैप्टर का नाम होगा, ये किस टॉपिक से आया है और अगर एनसीईआरटी से है तो कौन से पेज नंबर से पूछा गया। तो बच्चों, ये क्वेश्चन 90% एनसीईआरटी से है, एक दो चीजें मिस है। तो ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 313 एंड 314 में डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है। तो जो पहला स्टेटमेंट है द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन वाला, ये वाला देखो, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड 2 बोरॉन एटम लाइज इन वन प्लेन। तो ये तो मैच हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये सेंट्रिक वाला 4 टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड 2 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पर दे रखा है देखो 2 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कौन से 4 टर्मिनल BH बॉन्ड, ये भी मैच हो रहा है और ये भी मैच हो रहा है 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये आगे है 3 सेंट्रिक एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये मैंने मिक्स कर दिया है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं दे रखा है और ये आंसर है। तो बच्चों, वैसे इतना डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है नहीं। अगर आपको बोरॉन के बारे में पता है तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होगा कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि एनसीईआरटी से लगभग 90% ये क्वेश्चन कवर हुआ है। मैंने अपने नोट्स में ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है। देखो डाइबोरेन के बारे में मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है और यहाँ पे लिखा है sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर होता है और 4 BH बॉन्ड 2 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ब्रिज हाइड्रोजन है वो 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th का है और टॉपिक होगा इंटर हैलोजन कंपाउंड और पेज नंबर है 201 पे आपको मिल जाएगा, यानी ये पूरा के पूरा एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, ये पे दिया देखो, इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन I2, स्टेटमेंट मैच हो रहा है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है ICl बॉन्ड इज वीकर देन प्योर II बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर दिया है XX बॉन्ड है इंटर हैलोजन में, वो वीकर होता है XX बॉन्ड। तो मतलब तो एक ही हुआ, केवल एक्सेप्शन कहां पर है, F और F। तो ये पूरा के पूरा एनसीईआरटी से आया है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर एक कैलकुलेशन है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। पूछा है कि 1 मोलल सोल्यूशन जिसमें कि 0.5 मोल है तो सल्यूट कितना होगा। तो अगर 1 मोलल की हम बात करें तो 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल इन 1000 ग्राम। तो यहाँ पर 1 मोल की जगह 0.5 मोल होगा तो 1000 ग्राम की जगह क्या हो जाएगा 500 ग्राम। तो आंसर आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ये एनसीईआरटी से नहीं आया है। तो लेकिन एनसीईआरटी की मदद से ये सॉल्व हो सकता है। तो सोल्यूशन वाले चैप्टर में जब हम इस पेज नंबर पर जाते हैं तो वहां पर मुझे मोलैलिटी का फॉर्मूला मिलता है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ के आराम से सॉल्व हो सकता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रिएक्शन दी है और जहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, एक Mn का दे रखा है और एक O2 का दे रखा है। अब ये पूछा है कि यहाँ पर जो परमैंगनेट आयन है क्या वो वाटर से O2 को लिबरेट करेगा। तो बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ई सेल कैसे निकालते हैं वहां पर दिया है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट यानी जो प्लस वाला वो पहले रखना है और माइनस वाला बाद में रखना है। तो माइनस वाला ये रखा,
तो जो भी वैल्यू आएगी वो निकल के आ जाएगी आपकी कितनी, तो यानी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो हमेशा मानते हैं कि चलो ये एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस पर सॉल्व हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर डी ऑर्बिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि उनका शेप, साइज और एनर्जी क्या क्या हो सकती है। तो डी ऑर्बिटल आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, और ये पूरा के पूरा एनसीईआरटी से उठ के आया है। पेज नंबर 55 में आप चेक कीजिए शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हमें देखने को मिलता है कि वहां पर डी ऑर्बिटल के बारे में लिखा है। तो पहला स्टेटमेंट है इन एन एटम ऑल द 5 डी ऑर्बिटल आर इक्वल एनर्जी इन फ्री स्टेट। देखो यहाँ पे लिखा है ऑल 5 3D ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। तो पहला स्टेटमेंट तो मैच हो ही रहा है। दूसरा शेप के बारे में दिया है, इन तीनों का शेप सिमिलर होता है और इन दोनों का शेप अलग होता है। जबकि बच्चों स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक्स वाई, वाई जेड, डी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप अलग होता है और डी जेड स्क्वायर का शेप अलग होता है। देखो the first 4D orbital are similar to each other whereas the fifth one is different, यानी dz square different होता है। ये मैच कर रहा है, इसने सिमिलर बोला है, ठीक। तो आंसर हो गया 2, है ना। अब यहाँ पे देखो 5D ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल। तो यहाँ पे दिया है जैसे जैसे n का नंबर बढ़ेगा, यानी 4D से 5D जाएंगे, शेप तो सिमिलर होगा लेकिन बच्चों एनर्जी और साइज डिफरेंट होगा। तो ये भी ठीक है ना। और लास्ट वाला ऑल द 5D ऑर्बिटल हैव शेप सिमिलर रिस्पेक्टिव टू द 3D ऑर्बिटल। तो शेप तो सबका सेम रहेगा, तो इसलिए 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यानी पूरा के पूरा एनसीईआरटी से आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पर जो है एक कैलकुलेशन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से और बैक एक्सरसाइज से लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये देखो बैक एक्सरसाइज में 1.35 नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे तो वहां पे दिया है व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml 0.75 m HCl। यहाँ पे दिया है देखो 50 ml 0.5 m HCl, केवल वैल्यू चेंज कर दी है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो बैक एक्सरसाइज अगर जिसने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। ये हूबहू पूरा के पूरा एनसीईआरटी से उठ के आया है। चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पेज नंबर 368 पे चेक कर सकते हैं। टॉपिक होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक रिएक्शन दी है जहां पर हमने ग्रिग्नार्ड रीजन की मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो RMgX, CO2, ड्राई ईथर और ये इंटरमीडिएट और ये प्रोडक्ट। तो आपको इंटरमीडिएट पूछा है, तो इंटरमीडिएट ये वाला, ये कहाँ मैच कर रहा है, ये तीसरी के साथ मैच कर रहा है। तो पूरा के पूरा एनसीईआरटी से आया। 58 ये भी एनसीईआरटी का ही। तो यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ एलिमेंट दिए हैं और उनके कुछ यूजेस दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आया है एस ब्लॉक एलिमेंट से, पेज नंबर 302 303 में आप चेक करना और यूजेस वाला सेक्शन आप उठाना। तो यहाँ पे देखो बच्चों है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे लिखा है लिथियम इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने के काम आता है। लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कौन सा है ये? लिक्विड सोडियम मेटल यानी Na। तो ये आएगा कूलेंट वाले में, है ना। अच्छा आगे देखो, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट है किसका? CO2 का। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सीलेंट एब्जॉर्बर है CO2 का। और CgM जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है। तो सारा के सारा मैच हो रहा है। आगे देखो इसकी कैटेगरी है और उसके एग्जाम्पल है ना। तो ये भी पूरा के पूरा एनसीईआरटी से आया है। चैप्टर होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग। टॉपिक हो जाएगा पेज नंबर 443 446 में चेक करना। हो सकता है कि आपके पास दूसरे टाइप के सॉफ्ट कॉपी एनसीईआरटी की पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको टॉपिक मिल जाए। तो जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं उसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन। तो एनाल्जेसिक दे रखा है मॉर्फिन। फिर यहाँ पे देखो एंटीहिस्टामाइन जो है सिल्डेन, एंटीहिस्टामाइन सिल्डेन।
तो ये इधर आ जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ पे जो सल्वारसन है वो एक एंटीबायोटिक है, यानी एंटी माइक्रोबियल। तो सल्वारसन दे रखा है यहाँ पे, एंटी माइक्रोबियल सल्वारसन है, ठीक। और लास्ट में क्या बचा आपका, एंटासिड। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सिमेटिडीन, सिमेटिडीन और स्टमक, यानी ये एंटी हिस्टामिन है जो कि स्टमक में एसिड के रिलीज को रोकता है। तो एंटासिड हो गया ये, तो ये हमारा हो गया सिमेटिडीन, है ना। तो पूरा की पूरा एनसीईआरटी से उठ के आया है। और बच्चों मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था, उसमें ये सारी चीजें हैं। देखो, एंटासिड, सिमेटिडीन और एंटी हिस्टामाइन सिल्डेन और नार्कोटिक एनाल्जेसिक मॉर्फिन। तो अगर ये पीडीएफ किसने पढ़ा होगा तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किन किन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है स्टेट ऑफ मैटर से। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टॉपिक हो जाएगा पेज नंबर 142 143 पे। अगर हम देखें तो डाल्टन्स लॉ के बारे में कई सारी चीजें हैं। तो एक तो ये दे रखा है, मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड, ये पी टोटल इक्वल टू P1 P2 P3, ये तो मैच हो ही रहा है। अगर हम राउल्ट लॉ को देखें तो बच्चों ये राउल्ट लॉ है, और राउल्ट लॉ आपको मिलेगा सोल्यूशन में, तो थोड़ा उससे रिलेटेड भी है, सोल्यूशन वाले चैप्टर से भी है। पार्शियल प्रेशर को और थोड़ा सा इलेबोरेट किया जाए तो ये इक्वेशन आपको देखने को मिलती है डाल्टन्स लॉ में। तो ये इक्वेशन भी आ रखी है, ये देखो, ये वाला, ये भी मैच हो रहा है, और ये भी मैच हो रहा है, देखो ये वाला, पी आई इक्वल टू एक्स आई पी टोटल, पी आई इक्वल टू एक्स आई पी टोटल। ये तीनों जो है 1 2 और 3 डाल्टन्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये राउल्ट लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर हो गया 2। 61, पॉलीमर के बारे में क्या इनकरेक्ट है। तो ये आया पॉलीमर से, पेज नंबर 4 to 7 में आपको मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्स। देखो बच्चों, है ना, मैंने अलग अलग लाइंस रखी है। थर्मोप्लास्टिक, अब थर्मोप्लास्टिक कौन सा, ये वाला है थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक पूछा है, दे आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक मैच हो रहा है। उसके बाद है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो यहाँ पर ये पूछा है, दे कैन नॉट रीयूज्ड, दे कैन नॉट रीयूज्ड। तो यहाँ पे पूछा है रीयूजेबल, ये आंसर हो गया, ठीक। अच्छा, अब इलास्टोमर और फाइबर। तो फाइबर में हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, तो कहाँ कहीं लिखा होगा हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, मिल रहा है। और लास्ट है इलास्टोमर। तो इलास्टोमर जो है हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सब चीजें मैच हो रही है। 62, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन पूछा गया, पेज नंबर 357 में आपको मिल जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होते हैं किससे, हाइड्रोकार्बन से। तो ये देखो यहाँ पर लिखा है, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कौन सा मॉलिक्यूलर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज ड्यू टू द वीकर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पहला मैच कर रहा है, और इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया 3, यानी दोनों स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है। आईपीएससी ने किसका पूछा है, 119 का, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें एक इस तरह का नोटिफिकेशन दे रखा है टेबल नंबर 3.4 में। यहाँ पर किस तरह से 100 के ऊपर वाले एलिमेंट का नेम डिराइव किया जाता है वो बताएं। तो 119 के लिए देखो 1 के लिए अन, तो ये हो जाएगा अन, फिर हो जाएगा अन, और 9 के लिए होता है एन, तो ई डबल एन, और लास्ट में क्या जुड़ा, आईयूएम, तो हो जाएगा अन अन एनियम।
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आया है, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ये देखिए, और यहां पर पूछा है कि कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, और ये बैक एक्सरसाइज से रिलेटेड है, हूबहू नहीं है। तो यहाँ पर 8.28 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर पूछा अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। तो कंसेप्ट ये है कि जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी वो कम नेगेटिव वाले को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा, या कम पॉजिटिव वाला ज्यादा पॉजिटिव वाले एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर ये वाला, यानी कौन सा आ रहा है, यानी ये जेड वाला। तो जेड एन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एफ ई वाला, एफ ई उसके बाद होगा, और उसके बाद पहला कौन सा है, सी यू, और लास्ट में आएगा एजी, यानी सी यू एजी को रिप्लेस कर देगा, एजी सी यू को रिप्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। यहाँ पर ये दिखाया गया कि एजी सी यू को रिप्लेस कर रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन लगाया होगा मेटल डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लो। तो चलो हम मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, जेल्डाल मेथड। तो जेल्डाल मेथड आपको मिलेगा जीओसी में। ये क्वेश्चन पूरा के पूरा एनसीईआरटी से आया है। तो पेज नंबर 358 पे हम चेक करेंगे जेल्डाल मेथड, तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो। तो नाइट्रो कहाँ है, ये रहा नाइट्रो, और एजो, एजो कौन सा होता है, ये एजो है, एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग यानी पिरिडीन, तो ये पिरिडीन। तो इन तीनों में जेल्डाल मेथड अप्लाई नहीं होता, आंसर हो गया। और मैंने अपने नोट्स में भी जेल्डाल मेथड के बारे में बताया था कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नाइट्रो, एजो एंड पिरिडीन, तो हाईलाइट कर रखा मैंने, तो वो वहीं से क्वेश्चन आया है। उसके बाद यहाँ पर काइनेटिक्स रिलेशन से रिलेटेड एक ग्राफ दे रखा है, और कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये पूछ रहे हैं। तो बच्चों ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा नॉलेज है ना रेट इक्वेशन का, तो वहां से आपको मिल जाए। डायरेक्टली कॉपी तो नहीं मानता हूं, लेकिन क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, उनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, यानी उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो ठीक है ना, यहाँ पर जो रेट है और एक्स कॉन्सेंट्रेशन है, यानी एक्स कॉन्सेंट्रेशन और रेट क्या है, एकदम कांस्टेंट है, तो दोनों एक दूसरे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर भी दे रखा आगे, तो यहां पर जो रेट कांस्टेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इन दोनों के बीच में केवल ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही वेरीफाई हो सकता है। आगे बढ़े, यहाँ पर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन जो है एस ब्लॉक से ही पूछा गया है। एस ब्लॉक में ये टॉपिक है ग्रुप 1 एलिमेंट यानी एल्कली मेटल, और इस पेज नंबर आप जाना तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो प्रॉब्लम 10.1 से पूछा गया है। तो यहाँ पर है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2। तो यहाँ पर जो है के इन KO2 दे रखा है +4, जबकि आंसर क्या दे रखा है +1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो एनसीईआरटी अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आराम से आंसर मिल जाएगा। और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में ये दे रखा है कि डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे देखो दिया है डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। फिर आगे रिड्यूसिंग नेचर के बारे में दे रखा कि लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑल अल्कली मेटल स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम इज बीइंग द मोस्ट, ठीक है। तो लिथियम भाई है। और भी दे रखा है, देखो ये वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ पर एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। यानी सारी की सारी लाइनें, सारे के सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी से ही आ रखे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, और बच्चों ये क्वेश्चन आया है सॉलिड स्टेट से। टॉपिक होगा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, और पेज नंबर 22-23 में हमें इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।
तो यहाँ पर जो रीजन है पहले उसको देख लेते हैं। तो रीजन में फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में दे रखा है कि ड्यू टू द डिसलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड टू द इंटरस्टेट साइड। तो बच्चों यहाँ पर जो फ्रैंकेल डिफेक्ट है उसके बारे में दे रखा है, देखो यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टेशियल साइड। मैच कर रहा है। अब एसर्शन की बात करते हैं। तो एसर्शन में पॉइंट डिफेक्ट के बारे में दे रखा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है और कुछ कैटायन मिसिंग हो जाते हैं फ्रॉम यूनिट से। तो बच्चों यहाँ पर जो फ्रैंकेल डिफेक्ट है एक तरह का पॉइंट डिफेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई कर रहा है। अब देखो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं कि पॉइंट डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टेट डिफेक्ट जिसमें आयनिक सॉलिड अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। और पॉइंट डिफेक्ट में कुछ इरेगुलरिटीज होती है जिसमें कि कोई एक पर्टिकुलर एटम अपने लैटिस पॉइंट से मिस हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी है। ठीक, तो हम ये मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही आ रखा है। 69 आईपीसी नेम पूछा है किसी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। बच्चों हूबहू ऐसा ही आईपीसी नेम आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। पेज नंबर 243 को चेक करना। तो देखो 243 में एग्जांपल दे रखा है AgNH3 का होल ट्वाइस AgCN का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे NH3 की जगह में इन्होंने H2O, ये H2O2 नहीं होगा, ये H2O होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर डाई अमीन है तो आपको केवल क्या करना है, डाई एक्वा करना है। तो बच्चों ये देखो ना, डाई एक्वा सिल्वर और बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट कर देना है। डाई साइनाइडो आर्जिनेट, डाई साइनाइडो आर्जिनेट 1 70 वाला क्वेश्चन देखिए। तो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में दे रखा है, तो ये भी आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एलोट्रोप ऑफ कार्बन, पेज नंबर 317। तो यहाँ पे देखो बच्चों, पहले डायमंड के बारे में बात करते हैं। तो डायमंड sp3 तो होता है, यहाँ भी sp3 है, और ग्रेफाइट sp2 होता है, तो ग्रेफाइट के बारे में लिखा ही है। और डायमंड के बारे में और है कि डायमंड और ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशन नेटवर्क, जबकि बच्चों डायमंड जो होता है ना वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, ये भी दे रखा है। अच्छा आगे देखो ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, तो ऊपर मेंशन कर ही रखा है। और ग्रेफाइट जो है ड्राई लुब्रिकेंट होता है, तो यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। तो ड्राई लुब्रिकेंट के बारे में दे रखा है, जबकि डायमंड ड्राई लुब्रिकेंट नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 क्वेश्चन पूछा है फ्लोकुलेटिंग पावर यानी कहाँ होगा ये, सरफेस केमिस्ट्री में। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आप पेज नंबर 142 चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें वहां पर दे रखी है। देखो बच्चों, हार्डे-शुल्जे रूल, द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्ट, द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ एलिमेंट। ये देखो एल्यूमिनियम, बेरियम और सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम एंड सोडियम एकदम मैच हो रहा है। और नेगेटिव के लिए भी दे रखा है ये FeCl6 का 4, PO4, SO4 और Cl। और यहाँ देखो, यहाँ Cl पहले दे दिया, SO4 बाद में दे दिया और PO4 बाद में दे दिया, यानी इनकरेक्ट है। तो पूरा के पूरा एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एलिफेटिक अमाइन यानी अमाइन वाले चैप्टर से आ रखा है। चैप्टर है अमाइन केमिकल रिएक्शंस, 393 पेज नंबर चेक कीजिए। तो वहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखो। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट व्हिच इज अनस्टेबल। ऊपर दे रखा है दे फॉर्म अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट, मैच कर रहा है। और उसके बाद क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है। अब दूसरा है कि जो एरोमेटिक अमीन है, ये देखो ना, एरोमेटिक अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं इस टेम्परेचर पर, तभी जाके डायजोनियम सॉल्ट बनेगा और तभी जाके वो स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, 300 केल्विन कर दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट 73 गैडोलिनियम आपको मिल जाएगा डीएनएफ ब्लॉक में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पेज नंबर 229। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गैडोनिलियम है उसकी थर्ड आईपी कम होती है। इसका रीजन है एक्सचेंज एंथैल्पी या एनर्जी। देखो, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट दैट द एक्सचेंज एंथैल्पी कंसिडरेशन। और यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं द लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लेंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम।
गैडोलिन में इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर हाइड्राइड और उनके नेचर को एक दूसरे से मैच करना है। ये क्वेश्चन है हाइड्रोजन चैप्टर से, पेज नंबर 280 में यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारी चीजें। मैं आपको बता ही देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। देखो तो एक है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है बच्चों CH4 यानी 14 ग्रुप के एलिमेंट। तो 14 ग्रुप का एलिमेंट कौन सा है? GeH4। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो हाइड्राइड है वो B2S6 होता है यानी 13 ग्रुप के एलिमेंट। तो B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, जो HF है, F के पास इलेक्ट्रॉन है, इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। और इसके बाद यहाँ पर दे रखा आयनिक हाइड्राइड, वो है हमारे MgH2। MgH2 आयनिक हाइड्राइड हो जाएगा। तो सारी चीजें मैच कर रही हैं। अच्छा, 75 में यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट दिए हैं और वो किस रिएक्शन से बनते हैं वो आपको मैच करना है। तो ये आ रखा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टॉपिक होगा 359 पर, इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड HCN के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों वहां पर साइनोहाइड्रिन बनते हैं। तो साइनोहाइड्रिन HCN से मिलकर बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक रिएक्शन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एल्डिहाइड जो है अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एसिटल या हेमी एसिटल बनाते हैं। कहीं दे रखा है एसिटल, एसिटल अल्कोहल के साथ मिलकर बनते हैं। और देखो यहाँ पर जो ऑक्साइम है, ऑक्साइम कब बनेगा? जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होगी। तो हाइड्रोक्सिल अमीन ये होता है। और सिप्स बेस कब बनेगा? जब अमाइन के साथ रिएक्शन होगी। तो अमाइन कौन सा है? ये वाला। ये पूरा के पूरा मैच कर रहा है। 76, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट किस ऑर्डर में है उसके बारे में दे रखा है। तो पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, केमिकल प्रॉपर्टी। टॉपिक होगा पेज नंबर 183 पे। देखने से पता चलता है कि एक टेबल आपको दिखेगी वहां पर। तो बच्चों इस टेबल में यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है सारे हाइड्राइड। लेकिन देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और उसके बाद सबसे कम है, ये देखो मेंशन। और उसके बाद थोड़ा ज्यादा है, फिर ज्यादा है। यानी पहले H2O, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है और लास्ट में ही आ रहा है। जबकि इन्होंने क्या दे रखा? पूरा रेगुलर ऑर्डर दे रखा है। तो H2S सबसे कम होता है और H2O सबसे ज्यादा होता है। तो इससे ये पता लग जाएगा। ठीक। और मैंने अपने नोट्स में यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को भी मेंशन किया है। ये देखिए, H2S सबसे लास्ट में है और H2O सबसे पहले। तो इन दोनों के स्टेटमेंट से आप आराम से स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 में से कोरिलेट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पीएच निकालना है जिसमें एक सोडियम एसीटेट है और दूसरा एसिडिक एसिड है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो इक्विलिब्रियम की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो बैक एक्सरसाइज में 7.64 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्लोरो एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको पीके दे रखा है। और यहाँ पे पूछा व्हाट विल द पीएच ऑफ इतना एसिड और इतना सॉल्ट। तो सेम टू सेम है। क्लियर? तो एनसीईआरटी से नहीं आ रखा, लेकिन एनसीईआरटी के कंसेप्ट से ही ये क्वेश्चन है और इसका डिटेल सॉल्यूशन ये आपके सामने मैंने रख दिया है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के बारे में है। तो चैप्टर से मिलकर बना है। एक केमिकल बॉन्डिंग से भी कुछ पार्ट है और पी ब्लॉक के 17 ग्रुप एलिमेंट से कुछ पार्ट है। तो बच्चों ये केमिकल बॉन्डिंग में इतना मिलेगा आपको और ये पी ब्लॉक में मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर पूछा लोन पेयर रिपल्शन। तो जितना एंगल कम होता जाएगा रोल पेयर रिपल्शन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो XCF2 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो लोन पेयर के लिए केवल 180 का एंगल दिया है और यहाँ पर दो लोन पेयर के लिए ये जो 180 नहीं होगा, थोड़ा सा इधर होगा, है ना बच्चों। ये वाले गलत दे रखा है, वैसे टी शेप थोड़ा इधर होता है। तो 180 एंगल से ज्यादा है। अगर जगह ज्यादा है तो लोन पेयर रिपल्शन कम होगा और जगह कम है तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा। तो जितने ज्यादा लोन पेयर होते जाएंगे रिपल्शन उतना बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पर किरालिटी से एक क्वेश्चन आ रखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आया है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पेज नंबर 296 और 300 पे मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पर दिया है कि जो इनएंशियोमर होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं और इन्होंने यहाँ सुपर इम्पोजिबल लिखा है। तो हमारा आंसर हो गया यही। तो स्टेटमेंट मैच कर रहा है
उसके बाद और देखो, जो रैसमिक मिक्सचर है उसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है, तो यहाँ कहीं दिया होगा उन्होंने, देखो 0 ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मिक्सचर, रैसमिक मिक्सचर का ही ये पूरा कंसेप्ट। जो SN2 रिएक्शन है उसमें इन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, लगभग मैच कर रहा है। और एक स्टेटमेंट और आपको बता देता हूँ, SN1 रिएक्शन में रैसिमाइजेशन होगा, यानी जो दो इनेंशियोमर है वो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के आएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी मैच कर रहा है ना, 1:1 रेशियो बनेगा। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आया है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, बैक एक्सरसाइज और अदर टॉपिक्स रिलेटेड है। तो इतने पेज नंबर पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो, एक तो C2 के बारे में, तो C2 के बारे में ये पूछा है कि दो जो डिजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इसमें पाए जाते हैं, उनमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले दो डिजनरेट ऑर्बिटल इसमें होते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी इक्वल है, मैच कर रहा है। और यहां पर जब आप एक्सरसाइज में देखोगे तो बच्चों O2 के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है, आपने लगाया होगा, तो आराम से ये O2 वाला आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डाई नहीं होता, ये पैरा होता है, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इसी ऑर्डर में आता है, 2.5 पहले, फिर 2, फिर 1.5 और 1, तो ये बॉन्ड ऑर्डर वाला भी सही है ना। और H2 प्लस में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो H2 प्लस आप देखोगे तो उसमें आप आसानी से काउंट कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन। तो कुछ स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने अपने नोट्स में भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था कि जो O2 प्लस है वो पैरामैग्नेटिक होता है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन की सिंथेसिस आप कैसे करोगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप हाइड्रोकार्बन में ESR रिएक्शन देखोगे पेज नंबर 392 में, तो यहाँ पर बेंजीन और क्लोरीन, और यहाँ पर दिया है FeCl3, यहाँ पर FeCl3 है, FeCl3, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, तो ये आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 82 एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है, क्वेश्चन आया है हाइड्रोकार्बन से, 391 पेज में एरोमेटिसिटी टॉपिक है, उसमें इसके बारे में दे रखा है। तो बच्चों एरोमेटिक वो नहीं होगा जिसमें sp3 कार्बन आएगा, देखो इसमें sp3 कार्बन है, तो आंसर हो गया ये। बाकी ये तो मेंशन है, ये देखो ये वाला 4th वाला यहाँ पर है, और ये 3rd वाला भी यहाँ पर है, ये दोनों एरोमेटिक है। और ये वाला थोड़ा अलग कंसेप्ट है कि जब ट्रायंगल बनता है तो n = 0 हो जाता है, तो बच्चों इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये भी हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। 83 एंजाइम से रिलेटेड है, तो एंजाइम आपको मिलेंगे बायोमोलिक्यूल में, पेज नंबर 417 में इसके बारे में कुछ दे रखा है। एक तो एंजाइम है कि एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, प्रोटीन होते हैं, और इन्होंने पॉलीसैकेराइड दिया, तो आंसर ये हो गया, ठीक। और स्पेसिफिक होते हैं, यानी पर्टिकुलर रिएक्शन को ही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैटालाइज करता है। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, स्टेटमेंट मैच कर रहा है। और एंजाइम एक तरह के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ये देखो ये पॉइंट देखो, बायो कैटलिस्ट, दे आर बायो कैटलिस्ट, 3 पॉइंट मैच कर रहे हैं। लेकिन बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बायोमोलिक्यूल में नहीं है, ये सरफेस केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। और मैंने अपने नोट्स में यहाँ पर लिखा है कि दे डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो अगर ये नोट्स आपने पढ़े होंगे तो वहां पर आराम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबको मालूम होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अच्छा 84 में एक ग्राफ दिया है और ये पूछा है कि मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा। तो ये क्वेश्चन आया है थर्मोडायनामिक्स में, वर्क टॉपिक होगा 159 पेज पर। अगर हम देखेंगे तो 2 ग्राफ है, देखो एक वाला ये वाला ग्राफ है, दूसरा ये वाला ग्राफ है। यहाँ पे लिखा है वर्क डन ऑन द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया। तो बच्चों एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा, तो इन सब में सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है, इसके पास है, तो आंसर हो गया 4। यानी इस ग्राफ को देखकर आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। 85 क्वेश्चन में नाइट्रोफिनॉल के बारे में दे रखा है और उसकी एसिडिटी के बारे में दे रखा है। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन आया अल्कोहल फिनॉल ईथर से, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, पेज नंबर 329 पर। अगर आप देखेंगे तो एक टेबल है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल।
तो यहाँ पर जिसका pKa कम होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, तो पैरा की ज्यादा होती है और मेटा की सबसे कम होती है और ऑर्थो की बीच में आती है। क्लियर। और एक और चीज दे रखी है, देखो यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ मोर प्रोनाउंस व्हेन सच ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इट इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट देखो, पहला है मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, तो ये स्टेटमेंट मैच कर रहा है। और दूसरा है ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होती है, तो इसके अकॉर्डिंग सेम नहीं है। अब सेक्शन बी की तरफ आ जाओ। सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आ रखा है हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन की बैक एक्सरसाइज में ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है कि दो कंपाउंड दे रखे हैं, प्रोपेनल और पेंटेन 3 ओन, वो किसके ओजोन लाइसिस से बन रहा है, यानी एल्किन आपको पता करनी है। यहाँ पर भी आपको एल्किन ही पता करनी है। ठीक है, तो यानी कंसेप्ट सेम है। अगर आपको ये समझ में आता है कि कौन से एल्किन से कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दोनों को जोड़ना ही होता है बस। जैसे देखो फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड होता है HCH डबल बॉन्ड O, और दूसरा इसके बिल्कुल बगल में ले आओ 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो प्रोपेनल कैसे बनेगा, इस तरह से 2 मिथाइल प्रोपेनल इस तरह से बनेगा। अब इन दोनों को हटा दो इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1 डबल बॉन्ड इधर नजदीक है, तो 3 मिथाइल ब्यूटीन, 3 मिथाइल ब्यूटीन आंसर हो गया ये। 87, तो 87 जो है केसी दे रखा है। केसी कहाँ मिलेगा आपको, केसी मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में पेज नंबर 194 में इसके बारे में कुछ तो मेंशन है। तो बच्चों देखो एक फॉर्मूला है, अगर केसी निकालना हो तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। और यहाँ पर यही दे रखा है, देखो केसी दे रखा है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। ये प्रोडक्ट है ना, सॉरी ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये इसका डिटेल सोल्यूशन ये रहा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो पावर में जो है उनके स्टोइकियोमेट्री वाला आ जाएगा। 88 जो है ये आ रखा है स्टेट ऑफ मैटर से, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला क्वेश्चन है। देखो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन सबको मालूम है। यहाँ पर बी दे रखा है और ये वेट दे रखा है, तो एन आपको मालूम चल जाएगा W/m। ठीक है, किसका है, O2 का है। टी दे रखा है और आपको क्या मालूम करना है, पी मालूम करना है, आर कांस्टेंट होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, तो यानी एनसीईआरटी के बेसिस पर ही सॉल्व हो सकता है बस। 89 ये क्वेश्चन आ रखा है मेटलर्जी से, और मेटलर्जी में 148 नंबर पर एक टेबल है। अगर आपको वो टेबल मालूम है तो आराम से सॉल्व हो सकता है। देखो ये है हीमेटाइट, हीमेटाइट होता है Fe2O3, तो हीमेटाइट है Fe2O3। ठीक है, मैग्नेटाइट है Fe3O4, मैग्नेटाइट उसके नीचे दे रखा है। ठीक, उसके बाद है कैलामाइन, तो कैलामाइन यहाँ पर है, कैलामाइन ये रहा ZnCO3, कैलामाइन है ZnCO3। बस इसके बारे में नहीं ले रखा, केलोनाइट ये वाला आ गया। तो तीन ऑप्शन तो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक कन्वर्जन दे रखा है कि ये साइनोबेंजीन क्या बनाएगा इन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके, तो आंसर आता है ये बेंजाइल अल्कोहल। अब ये क्वेश्चन आपको मिलेगा अमीन की बैक एक्सरसाइज में, कन्वर्जन दे रखा है जब एनिलीन को हम बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों बीच में ये सारी प्रोसेस आती है। तो ये हमारे पास है एनिलीन, तो एनिलीन से पहले हम बनाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करनी पड़ती है N2Cl, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है सेंड में रिएक्शन करेंगे CuCl, तो यहाँ पर बन जाएगा Cl। अब Cn तो आ गया Cn, अब Cn का करेंगे हम रिडक्शन। तो ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय H2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय H2। तो जो Cn है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 एंड NH2 में। ठीक, और अब ये एलिफेटिक अमाइन बन गया। तो एलिफेटिक अमाइन का अगर हम HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमें, अब 91 में एक IUPAC नेम है, तो IUPAC नेम डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं आते हैं, लेकिन जीओसी में इसके कंसेप्ट के बारे में दे रखा है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। तो आपको ये देखना है कि OH कहाँ से नजदीक आ रहा है, तो ये OH यहाँ से नजदीक आ रहा है, और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, कहाँ पर है 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 4 मिथाइल और हेक्सिन 3 ऑल। 92 है
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से क्वेश्चन आ रखा है 253 में, इसके बारे में दे रखा है पूरा के पूरा एनसीईआरटी से। देखो तो 253 पेज नंबर पे इस तरह एक टेबल बनी हुई है, यानी एक रिएक्शन दे रखी है और इसमें कलर पूछा है। तो यहां पर पूछा है कि कलर ये कॉम्प्लेक्स करते हैं तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो जिसके पास जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ये NiEN का होल थ्राइस 2+, ये दे रखा है। तो इसका कलर होता है वायलेट, यानी इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब उसके बाद दे रखा है NiH2O4En, तो यहाँ पे दे रखा है NiH2O4En, तो इसका कलर थोड़ा सा कम है, इसकी एनर्जी इससे कम है। और आगे दे रखा है NiH2O2En2, तो NiH2O यहाँ पे नहीं दे रखा, ऊपर दे रखा। देखो तो इन दोनों का कलर वॉलेट होता है और इसका कलर थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर कम हो गया। 93 में एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और टाइम दे रखा है, आपको रेट कांस्टेंट मालूम करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों ये केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन है, पेज नंबर 106 में एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, K = 2.303/T log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर देखो ऐसा ही एक हुबहू क्वेश्चन इस तरह का है, तो इसके बेसिस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसका डिटेल सोल्यूशन यहां पर दे रखा है। 94 भी सॉलिड स्टेट से आ रखा है। और बच्चों मजे की बात है कि ये बैक एक्सरसाइज का हुबहू क्वेश्चन है, वैल्यू भी चेंज नहीं कर रखी है। तो देखो यहाँ पर पूछा कॉपर क्रिस्टलाइज FCC, ठीक है, और एज लेंथ दे रखी है इतनी, एज लेंथ इतनी दे रखी है और डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। देखो डेंसिटी, वैल्यू भी चेंज नहीं की है। तो अगर आपने सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो डिटेल सोल्यूशन यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है। उसके बाद आ जाओ 95 में रेडियस मालूम करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर मॉडल में आप देखोगे तो रेडियस का फॉर्मूला ये आता है, Rn = 52.9 n स्क्वायर बाई Z है इसका एटॉमिक नंबर, तो ये होता है, तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों का आप कैलकुलेट करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, बहुत इजी। ठीक, अच्छा अब 96 में यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन से क्वेश्चन आ रखा है। एल्डोल तो नहीं है, ये क्रॉस एल्डोल है, क्योंकि दो अलग अलग कीटोन यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन टॉपिक होगा पेज नंबर 364 में, इसके कंसेप्ट के बारे में दे रखा है। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन वहां पर करा रखी है, जहां पर दो अलग अलग एल्डिहाइड 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, 1 2 3 और 4। आपको भी इसी तरह करना था। ठीक, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आंसर आना चाहिए ये देखो 4, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो 3 पेंटेनॉन है और जबकि हमें क्या करना है 2 पेंटेनॉन रखना है। 97, तो 97 में आपको EMF मालूम करना है इस सेल का और आपको ये सब चीजें दे रखी हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। तो एक इंटेक्स क्वेश्चन इसके जैसा है, ये वाला देखिए 3.5 निकल और यहाँ पर Ag 0.002 मोलर, तो यहाँ पर Ag दे रखा इतना मोलर और निकल की कॉन्सेंट्रेशन इतनी दे रखी है, निकल की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। लगभग क्वेश्चन सेम है। तो अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाओ 98 ल्यूकास टेस्ट और अल्कोहल, कहाँ मिलेगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये टॉपिक है। पेज नंबर 330 में इसका कुछ कंसेप्ट दे रखा है, तो मुझे लगता है एनसीईआरटी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो जो ल्यूकास रिएजेंट है उसका फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। तो यहाँ पर पूछा है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पर दिया है द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लास ऑफ अल्कोहल विद HCl डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर बाय ल्यूकास टेस्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो मैच कर ही रहा है। और उसके बाद यह है कि प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और जल्दी रिएक्शन करके टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा है देखो बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। 99 भी एनसीईआरटी से है। KMnO4 जब आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता आयोडेट में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर
इससे क्या बनता है। तो डीएनएफ ब्लॉक में आपने ट्रांजिशन डीएनएफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। 227 पर एक रिएक्शन दी है जहां पर KMnO4 न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको मालूम होना चाहिए। तो +4 यहाँ आ रहा है, यहाँ +7 है, तो +7 से +4 बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 100 और ये क्वेश्चन पूछा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से और बच्चों ये क्वेश्चन भी वो एनसीईआरटी से आया। तो यहाँ पर पूछा है कि तो बच्चों यहाँ पर पूछा है ऑक्साइड ऑफ सल्फर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो सल्फर के ऑक्साइड एक तो O2 से बनते हैं, एक O3 से बनते हैं और एक H2O2 से बनते हैं। ओजोन से बनते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बनते हैं। और यहाँ पर पूछा है द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन पॉल्यूटेड एयर कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर डाइऑक्साइड, यानी पार्टिकुलेट मैटर भी इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। तो बच्चों आंसर हो गया हाइड्रोकार्बन। तो ये था हमारे पास एनालिसिस 2022 का नीट का। अब कंक्लूजन करते हैं कि कितने क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं और कितना स्कोर हो सकता है। तो बच्चों 32 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए लाइन टू लाइन। तो 32 अगर आपने सही किया तो 128 स्कोर होता है, 100 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे, तो वो 10 क्वेश्चन है, यानी अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आराम से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 40 नंबर इसमें से आ सकते हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 168 मार्क्स हो जाते हैं केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ के, ठीक है। और कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के उनको आंसर किया जा सकता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा वो 1199 वाला क्वेश्चन। तो टेबल और कंसेप्ट से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनके मार्क्स बनते हैं 32। तो चलो अगर आपको ये नहीं भी आता है, लेकिन 168 मार्क्स तो आप एनसीईआरटी पढ़कर ही ला सकते हैं, बस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी थी। क्लियर? तो ये हमारा कंक्लूजन है। अब बच्चों जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ गई है। हर साल कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को केंद्र में रखकर एनटीए पेपर बना रहा है नीट का। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को ही कवर करना है और उससे रिलेटेड दुनिया भर के क्वेश्चन लगाने, जितने आप लगा सकते हैं, ठीक। अब एनसीईआरटी को पढ़ना इतना आसान तो है नहीं, तो एनसीईआरटी को इजी वे में समझने के लिए मैंने एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि आपको एनसीईआरटी आराम से समझ में आ जाए। तो बच्चों ये जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको इस वेबसाइट में मिलेंगे, chemistrypage.in वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो इन नोट्स को किस तरह से डाउनलोड करना है, इनके लिए कितनी फीस है, वैसे मैंने बहुत नॉमिनल फीस रखी है, 20 रुपीज हर चैप्टर के लिए रखा है। तो आपको मैं एक आगे एक पाथवे दूंगा जहां पर आपको गूगल सर्च करके chemistrypage.in वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स पे क्लिक करना है, सारे के सारे नोट्स आपके सामने खुल जाएंगे। इंडिविजुअल चैप्टर को आप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हो, 20 रुपए इसकी फीस रखी है। तो यही पूरा पाथवे है इन नोट्स को प्राप्त करने। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। अगर कोई फीडबैक और सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।